हेलो दोस्तों, आ गया मैं अपनी नई वीडियो लेके। और आज हम देखेंगे ध्रुव राठी भाई की वीडियो, जिसमें वो कर रहे हैं मीडिया के कुछ खुलासे, और साथ में हम भी देखते हैं वो खुलासे क्या क्या हैं। और आप भी देखिए हमारे साथ और जुड़े रहिए। और प्लीज़ आप भी अपनी बात बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम भी आपको अपनी बातें बताएंगे। चलो शुरू करते हैं हम इनकी वीडियो। माने टीवी न्यूज चैनल्स, जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज 18 इंडिया। आपने देखा होगा टीआरपी में हमेशा टॉप पर ही दिखेंगे आपको। इन पे एक प्राइम टाइम डिबेट होती है हर शाम को, जिसमें एक मुद्दा उठाकर डिबेट करते हैं। एक एनालिसिस दिखाना चाहूंगा मैं आपको इनकी डिबेट्स की। जी न्यूज में जो डिबेट्स होती हैं उसे ताल ठोक के कहते हैं। पिछली 50 डिबेट्स में जी न्यूज पर 12 डिबेट्स में इन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया, 19 डिबेट्स में ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया, 13 डिबेट्स में मोदी की तारीफ करी, 4 में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, एक में पीएमसी बैंक स्कैम का मुद्दा उठाया और एक में बिहार फ्लड्स की बात करी। तो एनालिसिस देख के आपको दिखेगा यहां पर कि 50 डिबेट्स में से सिर्फ 2 में इन्होंने काम की बात करी है, जो एक्चुअली इश्यूज हैं जिससे जनता को फर्क पड़ता है, उन मुद्दों को यहां पर उठाया है। आगे देखिए, इंडिया टीवी न्यूज पे जो डिबेट होती है उसे कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया है। पिछली 53 डिबेट्स में से इन्होंने 30 में पाकिस्तान को अटैक किया, 11 में ऑपोजिशन को अटैक किया, 11 में मोदी की तारीफ करी और एक में चंद्रयान मून मिशन की बात करी। तो 53 में से सिर्फ एक में काम का मुद्दा उठा। न्यूज 18 पे जो डिबेट होती है उसे माय डियर फ्रेंड अमीश देवगन करते हैं। इन डिबेट्स में यही कहानी आपको देखने को मिलेगी। 18 में पाकिस्तान को अटैक, ऑपोजिशन को में 25, 7 में मोदी की तारीफ, 5 में राम मंदिर का मुद्दा उठा। तो 0 डिबेट्स में अमीश देवगन ने एक काम का मुद्दा उठाया एक भी बारी। और आज तक में रोहित सरदाना डिबेट कंडक्ट करते हैं, वहां भी यही कहानी है, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर है। पिछली 44 डिबेट्स में से 4 में इन्होंने काम के मुद्दे उठाए हैं। लेकिन इन जनरल आप देखोगे तो हर जगह वही कहानी देखने को मिलती है इन सारे टॉप न्यूज चैनल्स में। इन्हें पाकिस्तान में ज्यादा दिलचस्पी है एज कंपेयर टू इंडिया में जो हो रहा है उससे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पिछले 30 दिन में एनालिसिस किया गया था, तो पिछले 30 दिन में आप सोचकर देखिए क्या क्या नए मुद्दे उठे थे जो एक्चुअली में काम के थे। हंगर इंडेक्स सामने आया था जिसने बताया था कि इंडिया में कितनी भुखमरी है। इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आई थी। अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट सामने आई थी जिसने बताया था कि हरियाणा में बाकी स्टेट से कंपेयर करके इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और हरियाणा में तो इलेक्शंस भी थे। लेकिन क्या यह मुद्दा उठाया इन न्यूज चैनल्स ने? नहीं उठाया। मीडिया का काम होता है जनता की आवाज बनना, जनता के लिए आवाज उठाना और सरकार तक पहुंचाना। यानी कि सरकार के लिए आवाज उठाओ और जनता को ब्रेन वॉश करो। अब देखिए उन जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है जो एक्चुअली में जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता की आवाज बनते हैं। सितंबर 2019 उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में जर्नलिस्ट ने दिखाया कि कैसे स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के तौर पर रोटियां दी जा रही है नमक के साथ, यानी ढंग का खाना नहीं खिलाया जा रहा है। तो रिस्पॉन्स में क्या किया, पुलिस ने जर्नलिस्ट पर ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा के बुक कर दिया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जर्नलिस्ट पर कार्रवाई करी जाएगी। मतलब ये नहीं कि स्कूल ठीक करो, जिसने मुद्दा उठाया है उसी के ही पीछे पड़ जाओ। यहां पर जून 2019 एक जर्नलिस्ट ट्रेन डीरेलमेंट को लेकर स्टोरी कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। पुलिस ने उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया, उसके ऊपर यूरिनेट किया गया, लॉकअप में रखा गया और उसे मारा पीटा गया लॉकअप में रखकर, बस इसलिए क्योंकि वो एक्सपोज कर रहे थे कि कैसे ट्रेन डीरेलमेंट्स होती हैं। तो ये सच्चाई है दोस्तों आज के दिन की हमारे देश में। सरकार ने एक जबरदस्त कंट्रोल जमा लिया है मीडिया के ऊपर, स्पेशली टीवी मीडिया के ऊपर। लेकिन इंटरनेट में एक उम्मीद की किरण दिखती है। इंटरनेट पे आपके और मेरे जैसे लोग खुलकर आवाज उठा पाते हैं। इंटरनेट पर बहुत सी ऑनलाइन पब्लिकेशंस हैं, काफी जर्नलिस्ट हैं जो खुलकर रिपोर्टिंग कर पाते हैं। तो एक सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सरकार के लिए इंटरनेट पर भी ऐसा कंट्रोल जमाना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? हमारे आप उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? यहां पर मैं चाइना का एग्जाम्पल लेकर आपको यहां पर समझाना चाहूंगा। चाइना में जबरदस्त इंटरनेट सेंसरशिप है। इनफैक्ट 2017 की एक रिपोर्ट ने बताया था कि चाइना दुनिया की वर्स्ट कंट्री है इंटरनेट फ्रीडम के मामले में। इनकी सेंसरशिप को नाम दिया जाता है द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स बैंड है। चाइना ने अपने क्लोन बना रखे हैं इन सारी वेबसाइट्स के। आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इनके इंटरनेट पर। इन्होंने कीवर्ड्स को ब्लॉक कर रखा है। अगर आप ऐसे वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, तो वो अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे इनके सोशल मीडिया चैनल से। आपके पीछे पुलिस भी भेजी जा सकती है। कुछ साल पहले किसी ने एक ये मीम बनाया था चाइनीज प्रेसिडेंट को विनी द पू से कंपेयर करते हुए। विनी द पू को आप जानते ही होंगे, एक बड़ा फेमस एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर है। तो सरकार ने रिस्पॉन्स में क्या किया, जब ये मीम वायरल चला गया, सरकार ने इस कार्टून कैरेक्टर को ही बैन कर दिया। सोच सकते हो इस हद तक चले गए कि पूरा कार्टून कैरेक्टर हटा दो इस हमारे देश से। ये तो चलो फिर भी कॉमेडी वाली चीज है, लेकिन सीरियस बातों की बात करें यहां पर, तो चाइनीज सरकार अपनी हिस्ट्री को इरेज कर देती है, अपने इतिहास को बदल देती है अपने सिटीजन्स को ब्रेन वॉश करने के लिए। चाइनीज गूगल है बाइडू। अगर आप बाइडू पे सर्च करने की कोशिश करेंगे 1989 तियानानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट,
आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी प्रोटेस्ट की कहानी मिलेगी। चाइनीज सरकार नहीं चाहती कि इन प्रोटेस्ट के बारे में चाइनीज जनता को पता चले। वहां पर वो अपनी जनता से बात छुपाना चाहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो चाइनीज सरकार नहीं चाहती कि बाद में कभी भी डेमोक्रेसी को लेकर वहां पे प्रोटेस्ट किए जाए, लोग अपने हक के लिए आवाज उठाएं। चाइनीज सरकार ने हजारों लाखों लोगों की टीम बिठा रखी है कॉल सेंटर्स में, जिनका काम सिर्फ ये 24/7 मॉनिटर करना है कि कौन हमारे खिलाफ बोल रहा है इंटरनेट पर, उसे ब्लॉक करो उठा के, अब इसकी आवाज बंद करो, ये करो वो करो। तो बेसिकली आईटी सेल जैसे काम करता है। ऐसी बहुत बड़ी टीम चाइनीज सरकार ने बिठा रखी है अपने इंटरनेट पर। इस सेंसरशिप का काफी बुरा असर पड़ता है चाइना पर और चाइनीज लोगों पर। आप सोचकर देखिए, अगर वहां रहने वाले लोग बाकी दुनिया के इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो बाकी दुनिया की समझ नहीं ले पाएंगे। वो जो बाकी दुनिया में इनोवेशन हो रही है, रिसर्च हो रही है, वहां के साइंटिस्ट उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वहां रहने वाले बिजनेसमैन बाहर दुनिया के आइडियाज नहीं देख पाएंगे, उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले पाएंगे। तो इनोवेशन बहुत कम हो जाता है इससे चाइना में। इसकी वजह से शायद यही एक रीजन है कि आपने देखा होगा ऐसी बहुत सी वेस्टर्न कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जिनके इंडियन सीईओज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपने एक ऐसी वेस्टर्न कंपनी सुनी है जिसके चाइनीज सीईओज हों? और ज्यादातर दुनिया में इंटरनेट सेंसरशिप के पीछे असली रीजन एक डरपोक सरकार ही है। आप हर कंट्री में होते हुए देखोगे। ईरान में एक टाइम के लिए बीबीसी को बैन कर दिया गया था, उसके बाद बुरुंडी, रवांडा, चाइना, इन सारी जगहों पे बीबीसी बैंड है, क्योंकि ये सब कहते हैं कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के खिलाफ बोला जा रहा है। ये रीजन उठाया जाता है कि देखो एंटी नेशनल चीजें बोली जा रही हैं, लेकिन असलियत में वो रीजन होता है कि सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ये सारी डरपोक सरकारें नहीं चाहती क्रिटिसिज्म अपने खिलाफ। पाकिस्तान में अल जजीरा को बैन कर दिया गया था, सेम रीजन, क्योंकि अल जजीरा ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को कवरेज दे रहा था। सऊदी अरेबिया ने तो सीधा सीधा कह दिया आपको मजाक उड़ाने के लिए, सोशल मीडिया पर सटायर पोस्ट करने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। अब इंडिया में देखते हैं दोस्तों क्या कहानी है। इंडिया में ऑब्वियसली इतनी बुरी हालत तो नहीं हुई है इस एक्सटेंट तक, लेकिन मैं उस दिन का वेट नहीं करना चाहूंगा कि इतनी बुरी हालत हो। इंडिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जरूर हुए हैं, जैसे कि अप्रैल 2019 में बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स रेडिट, टेलीग्राम और साउंड क्लाउड जैसी वेबसाइट्स को रैंडमली ब्लॉक करने लगे। बिना कुछ बताए, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए, इन्होंने अचानक से ब्लॉक कर दिए वेबसाइट्स। रीजन पूछा गया, कोई रीजन नहीं बताया गया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने अनब्लॉक भी कर दी। जून 2019 हमारी सरकार ने व्हाट्सएप को कहा कि व्हाट्सएप अपने मैसेजेस को ट्रेसेबल बना दे, जिससे कि पता लग जाए कि ओरिजिनली कोई मैसेज फॉरवर्ड किया गया तो किसने किया है। यहां पर ऑब्वियसली व्हाट्सएप ने मना कर दिया करने से, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है व्हाट्सएप में। अभी कोई भी मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता व्हाट्सएप में, कोई बाहर की कंपनी या फिर व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता इन मैसेजेस को। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये कराना चाहती थी, क्योंकि वो कहती है फेक न्यूज को कम करने के लिए हमें करना था। कोई सरकार को जाकर बोले, उनका खुद का आईटी सेल सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाता है और फेक न्यूज का रीजन दे रही है यहां पर। ये कर लेने से सरकार को एक्चुअली में क्या बेनिफिट होता है? ये जो जर्नलिस्ट हैं जो मिड डे मील स्कैम जैसे एक्सपोज कर रहे हैं, इनको पकड़ना आसान हो जाता। सरकार के खिलाफ अगर कोई लिख रहा है, सरकार को सवाल अगर कोई कर रहा है, तो उन लोगों को पकड़ना आसान हो जाता है सरकार के लिए। तो इन सब चीजों से कैसे बचा जाए दोस्तों? इंटरनेट को फ्री रखने का, वेबसाइट्स को अनब्लॉक्ड रखने का और अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने का एक सिंपल तरीका है वीपीएन और टॉर ब्राउजर। आपके आईपी एड्रेस को देखकर आपकी लोकेशन पता लगती है, आपके लिए वेबसाइट्स ब्लॉक होती हैं और आपको टारगेटेड एड्स भेजी जाती हैं। टारगेटेड एड्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था, आप देख सकते हो अगर और जानना है तो। आईपी एड्रेस को छुपाने का काम ये वीपीएन और टॉर ब्राउजर करते हैं। टॉर ब्राउजर यूज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कंप्लीटली फ्री है। टॉर ब्राउजर के लिए वेबसाइट है, आप यहां देख सकते हैं। इस वेबसाइट से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इस ब्राउजर पे बेसिकली आपकी आइडेंटिटी हिडन रहती है। वीपीएन यूज करना ज्यादा आसान है और आपको ज्यादा जगहों में प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे टॉर ब्राउजर तो सिर्फ एक ब्राउजर है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया या सफारी हो गया। तो ब्राउजर में आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तब वो आपको सिक्योर रखेगा। लेकिन अगर आपने वीपीएन की ऐप इंस्टॉल कर रखी है अपने फोन पर, तो आप फोन में जो भी इंटरनेट रिलेटेड फंक्शंस यूज करेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया या और कोई ऐप हो गई, तब भी वीपीएन आपको प्रोटेक्टेड रखेगा, आपके आईपी एड्रेस को हिडन रखेगा। जब आप एक वीपीएन यूज करते हो तो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता लग जाता है कि आप एक वीपीएन यूज कर रहे हो, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा कुछ नहीं पता लगता कि आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, क्या मैसेज भेज रहे हो, ये सब नहीं पता लग सकता। लेकिन ये सारी चीजें वीपीएन कंपनी को खुद पता लग सकती हैं, जो उस डेटा सेंटर को चला रही है, उस सर्वर को चला रही है। तो इसलिए जरूरी है ऐसे वीपीएन को चूज करना जो आपका डेटा खुद ना बेचे। इस चीज का ध्यान रखिए अगर आप फ्री वीपीएन यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि फ्री वीपीएन जनरली आपके डेटा को आगे बेचते हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट कमाना है यहां पर। लेकिन कुछ यूज केसेस जरूर हैं फ्री वीपीएन के। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक्ड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वीपीएन यूज करना है तो ठीक है फ्री वीपीएन यूज करना, जब तक आप अपना कोई डेटा नहीं दे रहे हैं वहां पर, आप उसे यूज करते वक्त कोई डेटा एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तब ठीक है। यहां पर मैं एक ऐसा वीपीएन रेकमेंड करना चाहूंगा जो मैं पर्सनली खुद काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका नाम है नॉर्ड वीपीएन। बहुत से फायदे हैं इसके। एक नंबर 1 फायदा जो मुझे इसका लगता है कि एक पेड सर्विस है जो पनामा कंट्री में बेस्ड है। वहां पर ये कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है आपका, किसी भी सरकार के प्रेशर में आकर ये आपका डेटा लीक आउट नहीं करेगी ये कंपनी।
इसके हजारों सर्वर्स हैं 60 से ज्यादा अलग अलग कंट्री में, तो अपनी लोकेशन को 60 अलग अलग कंट्रीज में स्पूफ किया जा सकता है इसको यूज करके। और ये वन ऑफ द फ्यू वीपीएन्स है जो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना को भी बाईपास कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है मुझे, क्योंकि ज्यादातर वीपीएन उसे बाईपास नहीं कर पाते, क्योंकि चाइना भी खुद ब्लॉक करने की कोशिश करता रहता है वीपीएन्स को। और मैं नॉर्ड वीपीएन से स्पॉन्सरशिप लेकर इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लाया हूं, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो nordvpn.com/ध्रुव पर जाइए और आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा इनके 3 ईयर प्लान में, प्लस आपको 1 महीना फ्री मिलेगा वीपीएन यूज करने के लिए। आप 1 महीने फ्री में यूज करके इसे देख सकते हैं। इसकी iOS ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है, किसी भी कंप्यूटर में भी ये चल जाएगा। यूज कीजिए, अगर पसंद आया तो इसे यूज करके रख सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो 30 डे इनकी मनी बैक गारंटी है, आप इनसे पैसे वापस भी ले सकते हैं। तो ना सिर्फ ये आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करेगा, आपको हैकर से बचाएगा, बल्कि अगर फ्यूचर में कभी हमारी सरकार कोई भी वेबसाइट ब्लॉक कर देती है तो आप इसका इस्तेमाल करके उसे बाईपास कर सकते हैं और उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में हमारी सरकार इतिहास बदलना चाहती है तो वो भी आप फ्री इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और असली सच जान सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली मैं रेकमेंड करूंगा जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और विसल ब्लोअर्स के लिए। अगर हमारे देश में, मैं नहीं चाहता ये उत्तर प्रदेश जैसी घटना फिर से हो, तो प्लीज अगर आप कोई भी जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं या विसल ब्लोअर हैं, सरकार का कोई स्कैम एक्सपोज करना चाह रहे हैं, तो वीपीएन्स का इस्तेमाल कीजिए अपने फोन्स में, ये आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सही बनाई, लेकिन थोड़ी मीडिया की उसमें कम बात करी और सुरक्षा में ज़्यादा बात करी। जैसे हम कोई भी वेबसाइट को हैक करने वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं, वो सही बोला इनने, क्योंकि कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो सरकार ब्लॉक कर देती है ताकि वो उसमें मनमानी ना चल सके, और हम वीपीएन के थ्रू उसको कर सकते हैं। लेकिन वीपीएन भी उन्होंने बताया कि हाँ, कि वीपीएन भी ऐसा वैसा नहीं जो फ्री वाला हो, जो जिसको पेडिट हो वो सुरक्षा वाला होता है। हाँ, सही है कुछ मुद्दे में। और मीडिया के बारे में जो बोला वो 100% सही बोला। आजकल की मीडिया बस खाली धर्म, जाति और बस मोदी जी और इन्हीं चीज़ें में रहती है। कभी सच तो दिखाती नहीं, असली मुद्दों में तो कभी आएगी ही नहीं मेरे ख्याल से, और ना आने की। अब तो न्यूज़ चैनल भी देख के ऐसा लगता है कि जैसे धार्मिक चैनल देख रहे हो हम। खान सर ने भी बोला था कि आज का तो न्यूज़ चैनल खोलने पे भी धार्मिक चैनल लगता है। इसमें ये नहीं कि मैं